कहानी की शुरुआत में हम एक यंग कपल मैट और नादिया को देखते हैं जो अपने नए घर में रहने के लिए आए थे। ये दोनों जब घर के अंदर आते हैं तो घर काफी बुरी हालत में था, जैसे ये घर कई सालों से खाली पड़ा हुआ हो। इसलिए ये दोनों घर की साफ सफाई करने लग जाते हैं। किचन को साफ करते समय नादिया को एक मरा हुआ बर्ड दिखाई देता है जिसे दफनाने के लिए वो बाहर ले जाती है। लेकिन तभी ऊपर खिड़की से मैट नादिया को आवाज देता है, जिससे नादिया का ध्यान ऊपर मैट की तरफ चला जाता है। और जब वो वापस उस बर्ड की तरफ देखती है तो वो बर्ड गायब हो चुका था। ये देखकर नादिया को कुछ अजीब लगता है और सोचती है कि अचानक वो परिंदा कहाँ गायब हो गया। दूसरी तरफ मैट को भी दीवार में एक अजीब सी चीज दिखाई देती है और वहाँ मैट को एक बड़ा दरवाजा दिखाई देता है, जिसके बाद वो चाबी को दरवाजे के होल में डालकर दरवाजा खोल देता है। यहाँ नादिया भी पहुंच जाती है। ये दोनों देखते हैं कि अंदर एक काले गहरे अंधेरे वाला कमरा है और जैसे ही ये दोनों उस कमरे के अंदर जाते हैं तभी बाहर की लाइट्स अचानक ब्लिंक करने लग जाती हैं। ये देखकर इन दोनों को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैट कहता है कि हमें एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाना चाहिए। कुछ देर बाद लाइट्स ब्लिंक होने की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन आता है जो कि घर की लाइट्स को चेक करते हुए नीचे बेसमेंट में पहुंच जाता है और वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह जाता है क्योंकि पूरा का पूरा बेसमेंट बिजली के वायर से भरा पड़ा था और कोई भी ऐसा कोना नहीं था जहां पर वायर्स ना हो। ये वायर्स काफी पुराने जमाने की लग रही थी और इलेक्ट्रिशियन भी कहता है कि मैंने आज तक इस तरह की चीजें कभी नहीं देखी। खैर इलेक्ट्रिशियन जैसे तैसे करके घर की लाइट चालू करके जाने लगता है और जाते समय वो मैट से कहता है कि आखिर तुमने यह घर क्यों खरीदा। इस घर के पहले मालिक का मर्डर इसी घर में हुआ था और उस दिन के बाद कोई इस घर में रहने को तैयार नहीं हुआ। ये सुनकर मैट बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर अपनी पत्नी से छिपकर उसी अंधेरे वाले कमरे में बैठकर शराब पीने लग जाता है। बोतल में शराब पहले से ही 2 घूंट बची हुई थी जिसे पीकर वो बोतल खाली कर देता है और मन ही मन सोचता है कि काश पीने के लिए एक और बोतल मिल जाती। तभी अचानक लाइट्स ब्लिंक होने लगते हैं और कुछ देर के लिए लाइट चली जाती है और जब फिर से लाइट आती है तो उसके सामने एक शराब की बोतल पड़ी होती है। ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अगली सुबह नादिया नींद से जागती है। वो देखती है कि मैट यहाँ पर नहीं है, इसलिए वो मैट को ढूंढने उस रूम में जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि पूरा रूम कीमती पेंटिंग्स और नई चीजों से भरा हुआ है और मैट बहुत ही ज्यादा खुश है। मैट नादिया को बताता है कि इस रूम में किसी भी विश को पूरा करने की ताकत है। ये सुनकर नादिया को मैट की बातें एक मजाक लगती हैं, इसलिए वो मैट पर हंसने लगती है। लेकिन मैट कहता है कि तुम एक बार ट्राई तो करो। तब नादिया कहती है अच्छा ठीक है, मुझे इस वक्त जॉब की जरूरत है तो मैं वो मांग लेती हूँ। तब मैट उसे समझाता है कि ये रूम जॉब नहीं दे सकता, तुम इससे कोई चीज मांगो। जिसके बाद नादिया आंखें बंद करके $1000 की विश करती है और पलक झपकते ही उनके पास $1000 आ जाते हैं। लेकिन अभी नादिया को पूरी तरह से यकीन नहीं होता, इसलिए वो दोबारा $1 मिलियन की विश करती है और पहले की तरह इस बार भी उन्हें $1 मिलियन मिल जाते हैं। अब नादिया को भी यकीन हो जाता है कि यह रूम कोई नॉर्मल रूम नहीं बल्कि हर एक ख्वाहिश को पूरा करने वाला रूम है। और बस फिर क्या, ये लोग उस रूम से एक के बाद एक महंगी चीज मांगते हैं और वो चीज उनके सामने हाजिर हो जाती है। ये लोग महंगी वाइन्स, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, डायमंड, गोल्ड, खाने पीने की चीजें और ढेर सारे पैसे इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन उनकी यह चमक दमक वाली जिंदगी अब कुछ ही दिनों की मेहमान थी। एक दिन मैट नादिया को बच्चे का एक झूला गिफ्ट करता है जो कि इस बात का इशारा था कि हमें बच्चे के लिए ट्राई करना चाहिए। मैट नादिया को समझाता है कि हमें एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए, लेकिन नादिया इसके लिए तैयार नहीं होती क्योंकि पहले भी उसके 2 मिसकैरेजेस हो चुके थे। अब नादिया परेशान हो जाती है। काफी देर तक सोचने के बाद वो इस रूम में जाकर एक बच्चे की विश करती है और बच्चा उसे मिल भी जाता है। जब मैट आकर नादिया को बच्चे के साथ देखता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और नादिया को डांटने लगता है कि तुम्हें बिना परमिशन के बच्चे को नहीं लेना चाहिए था। इस बात पर इन दोनों के बीच काफी देर तक बहस होती है। नादिया कहती है कि उसने यह शॉर्टकट इसलिए अपनाया ताकि मिसकैरेज या लेबर पेन की तकलीफें उसे न झेलनी पड़े। वो कहती है कि हम दोनों इस बच्चे के साथ बहुत खुश रहेंगे, पर मैट इस बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। अब बच्चे को लेकर नादिया तो काफी खुश थी, पर मैट को इस बच्चे से बिल्कुल भी लगाव नहीं था और मैट इस रूम के बारे में और जानकारी हासिल करना चाहता था। इसलिए वो फिर से रिसर्च करने लग जाता है और उससे पता चलता है कि वो लड़का जिसने इस घर के ओनर यानी अपने माँ बाप को मार दिया था वो अभी भी जिंदा है और एक मेंटल हॉस्पिटल में जिंदगी बिता रहा है। यह जानने के बाद मैट अपने विश के जरिए मांगे गए पैसों के ढेर से कुछ पैसे अपनी पॉकेट में रखता है और जॉन से मिलने के लिए निकल पड़ता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद नर्स मैट से पूछती है क्या तुम एक रिपोर्टर हो, क्योंकि पिछले 45 सालों से जॉन के लिए कोई भी परिवार का बंदा नहीं आया। ये सुनकर मैट झूठ बोल देता है कि मैं भी एक रिपोर्टर हूँ। कुछ देर बाद जॉन आता है। जॉन बूढ़ा हो चुका था और जॉन पीछे वाले टेबल पर बैठकर मैट से कहता है मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। ये सुनकर मैट को कुछ अजीब लगता है और वो डायरेक्ट जॉन से पूछता है कि तुम इस रूम के बारे में क्या जानते हो और तुमने अपने मॉम डैड को क्यों मारा। तब जॉन कहता है कि मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं मारा बल्कि उस रूम ने मुझसे यह करवाया। इसके बाद जॉन मुस्कुराते हुए कहता है मुझे पता है कि तुम अभी मजे कर रहे हो, खूब खाना पीना, महंगे कपड़े और एंजॉय, लेकिन जल्द ही इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। और जॉन मैट से कहता है जितनी जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दो। मैट को जॉन की दिमागी हालत ठीक नहीं लगती, इसलिए वो उसे वहीं पर छोड़कर घर लौटने लगता है।